नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा है हमारा कैपिटल बजटिंग और उसके अंदर हम यहाँ पर 3 टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरी टेक्निक हमने यहाँ पर डिस्कस करी पेबैक पीरियड और उसके 2 ड्रॉबैक के साथ में अपन ने 2 अल्टरनेट देखे, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इन दोनों ड्रॉबैक को एक साथ कंसिडर करते हुए हमने तीसरी टेक्निक देखी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रही थी और साथ के साथ प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिटरमाइन कर रही थी। क्लियर? आज हम अगली टेक्निक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी डिटरमाइन करेगी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करेगी, लेकिन इसका इवैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टेक्निक हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, लिखिए हेडिंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसा कि इसका नाम आपको इंडिकेट करके दे रहा है कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हमें एक्चुअल में हमारे इन्वेस्टमेंट पर रियलाइज हो रहा है। यही चीज हमने पहले ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में भी पढ़ी थी। वहां हम कह रहे थे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर जो रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज हो रहा है वो ARR है। यहाँ क्या करें, जो हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो भैया दोनों में अंतर क्या है? जब ARR की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, तो वहां प्रॉफिट बेसिस रिटर्न है, यानी रिटर्न का मतलब क्या है वहां पर? प्रॉफिट। यहां जब आप बात कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, तो यहां पर रिटर्न का मतलब क्या है? कैश फ्लो। कैश फ्लो के बेसिस पर हम यहाँ पर रिटर्न डिटरमाइन कर रहे हैं, यानी कि कैश फ्लो की टर्म्स में हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न रियलाइज हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिए ARR में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रही थी, यहां हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि हम यहां प्रेजेंट वैल्यू की टर्म्स में रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा, जो मैंने पिछली क्लास में भी NPV पढ़ाते समय आपको कहा था कि NPV का इंटरप्रिटेशन क्या है, उस इंटरप्रिटेशन से मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा। जैसे किसी प्रोजेक्ट का 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 1,10,000 PVIF आया, यानी NPV 10,000 आई 10% से डिस्काउंटिंग करते समय। तो ये जो 10,000 NPV है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 10,000 का NPV हमें ये शो कर रहा है कि अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1,00,000 रुपए की रिकवरी मिल जाएगी, आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, यानी 10% की आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी रिकवर हो जाएगी एंड 10,000 रुपीज सरप्लस आपको यहां पर मिलेगा। 1,00,000 रुपए रिकवर हो गए, 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना रिटर्न रिकवर हो गया, और तीसरा हमारा 10,000 का सरप्लस हमें यहां पर मिला है। तो देखिए मैं अभी 10,000 के सरप्लस को हटा रहा हूं, मेरे इन्वेस्टमेंट पर मुझे 10% का रिटर्न मिला है, तो यहां भी रिटर्न की बात आ रही है, लेकिन सरप्लस और मिल रहा है, यानी कि मैं रिटर्न की रेट की टर्म्स में बात करूं तो मुझे और ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। कितना ज्यादा? 10,000 रुपए का। भैया अमाउंट की टर्म्स में मत बताइए, इसी चीज को रेट की टर्म्स में बताइए। तो जब हम रेट की टर्म्स में बात करेंगे तो ध्यान से मीनिंग सुनिएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जिस पर अगर आप NPV कैलकुलेट करें तो 0 निकल करके आएगी। 0, कोई सरप्लस नहीं, यानी पूरा रिटर्न हमने रेट की टर्म्स में एडजस्ट कर दिया। क्लियर? तो यहां कह रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जिससे अगर आप डिस्काउंटिंग करते हैं, आपके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बराबर आती है, यानी कि आपकी NPV 0 निकल करके आएगी। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर?
बहुत आसान पॉइंट है। वो रेट जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर आ जाती है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? आइए, इसकी वर्किंग कैसे करी जाएगी उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्किंग है और पूछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, यानी एनपीवी और आईआरआर अपने आप में दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। The internal rate of return refers to the rate which equates the present value of cash inflows and present value of cash outflows। ये वो रेट है बेटा जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वेट्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यानी कि इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आपके आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाती है। In other words, it is the rate at which the net present value of the investment is zero। ये वो रेट है जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो निकल करके आएगी, यानी कि हमारा एनपीवी जो है वो ज़ीरो निकल करके आएगा। इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ पॉजिटिव, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो हम रेट को इंक्रीज करेंगे। Discount rate may be used to bring it down to equalize the discount cash inflows। Discount rate may be used, यहाँ increase word आएगा, सॉरी लिखा हुआ है higher discount rate, higher discount rate may be used to bring it down। यानी कि अगर मैं यहाँ से रिलेशनशिप निकालूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। रेट बढ़ाओगे वैल्यू रिड्यूस होगी, फिर से रेट इंक्रीज करिए आपने, आपकी वैल्यू रिड्यूस होगी। उल्टा रेट को कम करोगे वैल्यू इंक्रीज होगी। आ रही है बात समझ में? यानी रेट और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। रेट बढ़ेगी वैल्यू रिड्यूस होगी, रेट घटेगी वैल्यू बढ़ेगी। नाउ अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे तो भैया इसकी जीरो वैल्यू चाहिए थी। अब जीरो वैल्यू अगर आपको लानी है, यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी गिरानी है, रिड्यूस करनी है जीरो लाने के लिए, तो हम रेट बढ़ाएंगे। तो पहला तो मैंने आपको एक टेक्निकल पॉइंट कहा कि हमारे यहाँ पर रेट और प्रेजेंट वैल्यू में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर? नाउ अब मैं दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर इसी पॉइंट को कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। अगर मेरी एनपीवी पॉजिटिव है, अगर मेरी एनपीवी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 10,000 पॉजिटिव एनपीवी है, व्हाट इट इंडिकेट्स 10,000 सरप्लस मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा रिटर्न है। अब एक्स्ट्रा रिटर्न है तो रेट की टर्म्स में बात करूंगा तो 10% से ज़्यादा रिटर्न आएगा। 10% जिससे आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। तो अगर मैं रेट की टर्म्स में बात करूं तो मुझे 10,000 सरप्लस मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा। सरप्लस एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ? रेट की टर्म्स में हमारा रिटर्न ज़्यादा है। और यहीं अगर 3,000 नेगेटिव एनपीवी आ रही होती तो नेगेटिव मतलब कम पड़ रहे हैं, डेफिशिएंसी आ रही है। तो अगर आपके यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो उस केस के अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि भैया आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आपने 10% से वैल्यू कैलकुलेट करी है उससे भी कम है। क्लियर? तो एक बार फिर से पढ़ो इस लाइन को। इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी कि पीवीआईएफ ज़्यादा है अभी पीवीओएफ के कंपैरिजन में, a higher discount rate may be used to bring it down to equalize the discount cash inflows। कैश इनफ्लोज की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए आपको रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। वैल्यू रिड्यूस करनी है, रेट बढ़ाइए। क्लियर? नेक्स्ट, एंड वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव आ रही है यानी कि हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है तो रेट को कम करना पड़ेगा। दैट इज वाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज डिफाइंड एज द ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट फॉर द प्रोजेक्ट। भैया ये ब्रेक इवन रेट है, इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए। अगर इतना रिटर्न नहीं मिलता है तो हमारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नुकसान होगा। सो इंटरनल रेट इज़ द ब्रेक इवन रेट। ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं ये आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए आप इस पॉइंट को हाईलाइट करिएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट, यानी कि कोई सरप्लस नहीं मिल रहा है, ये एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है। यानी कि कम से कम, जैसे फॉर एग्जांपल
15% मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया, तो इतना तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, अदरवाइज हमारी एनपीवी जो है वो नेगेटिव चल जाएगी। टर्म क्या यूज़ करिए, फाइनेंसिंग रेट, यानी कि इससे ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ये ब्रेक इवन है, आप इतना ही मैक्सिमम फाइनेंसिंग यहाँ पर टॉलरेट कर सकते हैं। यानी जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न निकल कर के आ रहा है उसके बेसिस पर मैंने ये कहा कि मुझे इससे ज़्यादा फाइनेंसिंग रेट नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मेरी फाइनेंसिंग रेट होती है तो मेरे इन्वेस्टर्स को, मेरे शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। इससे कम रेट हमारे यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? आइए, एट IRR NPV is 0, that is NPV is equals to PVIF minus PVOF। NPV अगर 0 है इसका मतलब ये है PVIF should be equals to PVOF। क्लियर? आइए, डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहता है अभी जो अपन ने पढ़ा है यहाँ हम रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कट ऑफ रेट से कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में या कट ऑफ रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहा है, रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, अगर रिटर्न ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर रिटर्न कमज़ोर है, कम है, किसके कंपैरिजन में? कॉस्ट के कंपैरिजन में। अगर हमें कॉस्ट के कंपैरिजन में कम रिटर्न मिल रहा है तो फिर हम उसे यहाँ पर रिजेक्ट करें। क्लियर? बराबर है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑल्दो सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इनडिफरेंट सिचुएशन कहलाएगी, आप चाहें तो एक्सेप्ट कीजिए, चाहे तो रिजेक्ट कीजिए। बट चूंकि हमें हमारी कॉस्ट जितना रिटर्न मिल ही रहा है तो फिर हम उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वहाँ पर जिसका IRR सबसे ज़्यादा आ रहा है उसे हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। अगर IRR कम है तो उसकी रैंकिंग कम रहेगी, वो हमारा लास्ट प्रायोरिटी रहेगा। पढ़िए, इन केस ऑफ सेवरल इन्वेस्टमेंट द प्रोजेक्ट में बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द प्रोजेक्ट विच इज हाइएस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज रैंक्ड फर्स्ट एंड सो ऑन। एक्सेप्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट में फॉलो इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। हमारी जो रैंकिंग है उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम यहाँ पर अपने प्रपोजल्स को सेलेक्ट करें। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को इक्वलेट करती है। यहाँ हमारी एनपीवी 0 होती है। हमारा ये ब्रेक इवन फाइनेंसिंग रेट है, यानी कि इससे ज़्यादा रेट पर आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते अपनी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे ज़्यादा होती है तो हम, यानी रेट ऑफ रिटर्न कमज़ोर है तो फिर हम प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इससे कम है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। हायर द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हायर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। लोअर द रेट ऑफ रिटर्न, लोअर विल बी द प्रॉफिटेबिलिटी। जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना कम रेट ऑफ रिटर्न होगा हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। एडवांटेज, कोई डिफरेंट एडवांटेज नहीं है, वही एडवांटेज हैं जो हमने पहले डिस्कस करे हैं। आइए, सबसे पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर हो रही है। क्लियर? एनपीवी में भी अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करी है, IRR में भी करेंगे, और अगली टेक्निक हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वहाँ पर भी हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगा। इट कंसिडर्स कैश बेनिफिट ऑफ इट्स होल इकोनॉमिक लाइफ, पूरी लाइफ के कैश फ्लो कंसिडर होते हैं। तो ये एडवांटेज एनपीवी टेक्निक में भी था, यहाँ पर भी है। इट कंसिडर कैश बेनिफिट्स दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द होल ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। ये एडवांटेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेबैक पीरियड का डिसएडवांटेज है। पेबैक पीरियड के अंदर पूरी लाइफ के कैश फ्लो कंसिडर नहीं हो रहे हैं, तो जब वहाँ उसे ड्रॉबैक कहा है, डिसएडवांटेज कहा है, तो बाकी सब जगह पर इसे कंट्रोवर्शियल एडवांटेज कह रहे हैं। नेक्स्ट,
IRR is shown as a percentage figure. परसेंटेज में शो किया जाता है यार, रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर? Evidently, this method is uniform ranking and quick comparison of the relative efficiency of different project. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक प्रोजेक्ट की 3000 NPV है और दूसरे प्रोजेक्ट की 30,000 NPV है. विच प्रोजेक्ट इज बेटर, 3000 वाला या 30,000 वाला? तो भैया एब्सोल्यूट टर्म्स में जब हमारे पास वर्किंग होती है तो फिर हम उसके डिसीजंस उतने प्रॉपरली नहीं ले पाते, कंपैरिजन उतना आसानी से नहीं हो पाता. लेकिन वहीं रेट ऑफ रिटर्न की टर्म्स में अगर वर्किंग हो, लाइक पहले प्रोजेक्ट के अंदर 15% का रिटर्न मिल रहा है और दूसरे प्रोजेक्ट में 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑन एवरी 100 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट वी आर गेटिंग 15% रिटर्न हियर एंड हियर वी आर गेटिंग ओनली 12% रिटर्न. यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट बेस सेम कर दिया, तो अब हम यहाँ पर क्विक डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी कैसे वर्किंग करनी रहेगी. क्लियर? ये एनपीवी के अंदर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव कंपैरिजन नहीं हो पाता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ऑफ ऑनर्स वेल्थ इज मेट. जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा हमारे ऑनर की वेल्थ उतनी ही ज़्यादा होगी. तो इस तरीके से यहाँ पर ये एडवांटेजेस है. क्लियर? क्वेश्चन बनने के चांस एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कम है. थर्ड पॉइंट जो है उस पर फिर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है. लाइक IRR का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज टर्म में होता है, तो वो हमें क्विक कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है. रिलेटिव एनालिसिस के अंदर हमारा परसेंटेज एनालिसिस हमेशा हेल्पफुल होता है. क्लियर? आइए कुछ डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक अपन यहाँ पर देखते हैं. डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो अगेन यहाँ पर आप डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं. डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. क्लियर? द डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएट डिस्कस्ड अबव. और अब जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तब आपको लगेगा कि ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. एनपीवी के अंदर तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करना होता था, यहाँ वो रेट ढूंढनी होगी जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए. तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो अभी हम देखेंगे. नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट में सिर्फ सिंपल सी बात कही कि ये वर्किंग करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एज्यूम किया जाता है. सेकंड पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल पॉइंट है. An important assumption implied in this method is that incomes are reinvested, that is compounding over the project's economic life at the rate earned by the investment. To the external internal rate of return depart from the typical rate of funding of the company. Result of this method will be misleading. I hope आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. क्लियर? आइए बहुत आसानी से एक छोटे से एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझते हैं. हाँ, पहले मैं आपको कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताता हूँ. जब हम कंपाउंडिंग करते हैं, जैसे आप भी कैलकुलेट कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n यूज़ कर रहे थे. डिस्काउंटिंग. इसी को जब हम फ्यूचर में ले जाते हैं तो कंपाउंडिंग कहलाता है. वहाँ फॉर्मूला होता है अमाउंट को हम 1 प्लस आर की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं. यानी कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा. क्लियर? क्या बोला? कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? रिटर्न के ऊपर भी आपको यहाँ रिटर्न रियलाइज होगा. क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए की एफडी कराई और 10% मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, तो पहले साल मुझे 10,000 रुपये का इंटरेस्ट रियलाइज हुआ. क्लियर? अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मुझे 1 लाख पर 10% रिटर्न नहीं मिलेगा, 1,10,000. यानी ये जो 10,000 का इंटरेस्ट था ये वापस उसी में री इन्वेस्ट हो गया. तो वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000. उसका 10% 11,000 का रिटर्न मिलेगा. यानी कि हमें कंपाउंडिंग रिटर्न हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले रहे हैं. जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाउंडिंग हो रही है. हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n. तो ये जो पावर की टर्म्स में है तो यहाँ पर कंपाउंडिंग हो रही है, यानी कि हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है. अब इन्होंने क्या कहा? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना बहुत ही वाजिब बात है, कंपाउंडिंग के अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंपाउंडिंग किस रेट से होनी चाहिए उस पर हमें दिक्कत है.
कंपाउंडिंग किस रेट पर होनी चाहिए उस रेट पर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है, डिसएडवांटेज के अंदर इस पॉइंट को लेकर के गए हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बात करता हूँ। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गया और वहाँ मैंने बोला कि मुझे एफडी करानी है, फिक्स्ड डिपॉजिट। और फिक्स्ड डिपॉजिट की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया दीज आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे उनके पीछे पर्चा लगा होता है, वो बता देते हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई साहब, आपको जितने टाइम की करानी है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए करानी थी और 6% का मात्र वहाँ पर रिटर्न मिल रहा था। मैंने कहा कि यार बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न आप दे रहे हो। एज यूजल SBI वाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, सिंपल उनका, हाँ भाई साहब इतना ही है रेट ऑफ रिटर्न, आपको करानी हो कराओ, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मैंने कहा कि भैया मैं 10,000 करोड़ की एफडी कराने आया हूँ। कितने की एफडी कराने आया हूँ बेटा? 10,000 करोड़ की। जैसे आप लोगों के कान खड़े हो गए, ऐसे उस एम्प्लॉय के भी कान खड़े हो गए कि भाई साहब 10,000 करोड़ की आप एफडी करा रहे हैं। तो हमने कहा जी हाँ, और मुझे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा चाहिए, अब बोलो आप दोगे या फिर नहीं दोगे। तो उसने कहा कि चलो मैं आपकी अपने मैनेजर से बात करा देता हूँ भाई साहब, आप मैनेजर से मिलिए, उनके पास में ये डिसीजन पावर है। बैठा मैं मैनेजर के साथ में, मैंने कहा कि भाई साहब 10,000 करोड़ का एफडी हमें कराना है। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा हम ज़्यादा प्रेफर कर देंगे। तो हमने कहा कितना? तो उन्होंने कहा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको यहाँ पर दे देंगे अगर आप 3 साल के लिए अपनी एफडी रखते हैं तो। मैंने कहा कि 10% तो बहुत कम है यार, 12% तो प्रोवाइड करो। और अल्टीमेटली हमारी जो डील हुई वो 10% पर फाइनल हुई। क्लियर? नॉर्मली एफडी के अंदर 6% का रिटर्न मिलता है, लेकिन मैंने जो एफडी कराई उसमें बैंक को अपना बेनिफिट दिखा और उन्होंने अपने राइट्स को ओवरराइडिंग यूज करते हुए मुझे 10% की एफडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। क्लियर? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर ना? अब देखना, बहुत ध्यान से समझना। पहले साल मुझे 10,000 मैं करोड़ हटा रहा हूँ, 10,000 का मुझे 10% यहाँ पर इंटरेस्ट मिला। 1,000 करोड़ मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट रियलाइज हुआ। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं करोड़ वर्ड को हटा रहा हूँ। आप ये मानिए मैंने 10,000 की ही एफडी कराई है। ठीक है, करोड़ भूल जाओ। ठीक है, 10,000 की मैंने एफडी कराई और 10% से मुझे 1,000 का रिटर्न मिला। ठीक है, अब मैं 1,000 की एफडी कराने गया और इस बार जो है वो जो मेरा पर्सन है, मतलब जो एफडी वाले डिपार्टमेंट पर काउंटर पर बैठा हुआ है, उसने मेरी शक्ल देख के पहचान लिया, भाई साहब ये तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो मुझे फिर से मैनेजर के पास लेकर के गया। इस बार मेरी एफडी का अमाउंट बहुत कम है, 10,000 करोड़ नहीं है, 1,000 करोड़ है। स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो 1,000 करोड़ पर भी सामने वाले ने मुझे 10% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट ईयर अब मैं इस 1,000 करोड़ पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी 1,000 का 10%, 100 करोड़, उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? बाकी के इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होंगे, लेकिन मैं स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, 1,000 पे जो अगले साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, वो 100 रुपये का इंटरेस्ट होगा। 100 रुपये के इंटरेस्ट की बात आई या 100 करोड़ के इंटरेस्ट की बात आई, तो अब मैं फिर से एफडी कराने गया। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं है। क्लियर? तो बैंक मैनेजर का मन ऐसा तो हुआ कि यार क्या ये बार बार आ जाते हैं, 10,000 करोड़ अलग बात होती है, 100 करोड़ अलग बात होती है। फिर भी उन्होंने मेरा मन रखने के लिए मुझे रिटर्न प्रोवाइड कर दिया, 100 करोड़ का 10%। अगली बार ये 100 करोड़ का 10% होता है 10 करोड़। मैं इसके इंटरेस्ट के इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी इंटरेस्ट के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अपन। जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 100 करोड़ का 10%, 10% 10 करोड़ हुआ। अब 10 करोड़ की एफडी तो बहुत से लोग करवाने जाते हैं। क्लियर? अब बैंक उनको इतना रिटर्न प्रोवाइड नहीं करता। यानी बहुत ध्यान से सुनना, 10,000 करोड़ पर 10% का रिटर्न मिलना पॉसिबल है।
1000 करोड़ पर भी आपको यहां पर रिटर्न मिलना पॉसिबल है। नेक्स्ट, 100 करोड़ पर रिटर्न मिल जाए, थोड़ा सा डाउट हो गया। 10% की रेट से बैंक मैनेजर के मन में खटास आ गई भैया। 10 करोड़ पर मिल जाए, बहुत मुश्किल है। यानी कि जब आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हायर रेट से रिटर्न मिलना उस इन्वेस्टमेंट पर तो फिजिबल है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी उसी रेट से मिल जाए, ये टेक्निकली उतना वायबल नजर नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि टेक्निकली उतने हायर रेट से रिटर्न मिल जाए, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। लेकिन एट ऑल द टाइम मुझे 6% पर तो एफडी मिल जाएगी भैया, क्योंकि उतनी तो नॉर्मल मिनिमम रेट चल रही है। यानी कि आईआरआर ये अज्यूम करता है, जब अपन यहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम वो जो आईआरआर फॉर एग्जांपल 25% आया तो 25% की रेट से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे कंपाउंडिंग हो रही है आपकी। तो भैया 25% का भी वापस अगले साल 25% रिटर्न मिले, ये बहुत बड़ी बात है, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन 25 करोड़ मतलब जो 25% रिटर्न मिला है उस पर नेक्स्ट ईयर 6% रिटर्न मिल जाए, ये बहुत ही वैलिड बात है। क्या बोला? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पर री इन्वेस्टमेंट पर भी उतना रिटर्न मिल जाए, वो टेक्निकली उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना रिटर्न तो वहां पर भी मिलेगा। इसलिए आईआरआर का जो ये अजम्पशन है कि भैया डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग जो आप कर रहे हैं वो उतनी हायर रेट से मिलना फाइनेंशियली टेक्निकली फिजिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ रिजल्ट मिसलीड हो सकते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर यही कंपैरिजन अपन करेंगे। क्लियर? आइए सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पढ़ते हैं। An important assumption implied in this method is this: incomes are reinvested यानी compounded over the project's economic life at the rate earned by the investment। IRR की रेट से हमें री इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। तो भैया IRR बहुत ज़्यादा रेट है, उतनी हायर रेट से रिटर्न मिलना टेक्निकली उतना फिजिबल नहीं है। टू द एक्सटेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिपार्ट्स फ्रॉम द टिपिकल रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। टिपिकल रेट मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिपार्ट होती है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और आईआरआर 25% है, तो फिर भैया आपके रिटर्न्स मिसलीड हो सकते हैं इस अप्रोच के बेसिस पर। क्लियर? कुछ वर्किंग करेंगे तब इस पर और फिर से बात करेंगे अपन। थर्ड, द रेट में बी नेगेटिव और वन और मे बी मल्टीपल रेट एज पर कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कभी कभी नेगेटिव में भी आ जाता है। क्लियर? दूसरा, एक से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न आंसर में आ जाते हैं, कभी कभी रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं निकलता। तो ये सीरीज ऑफ कैश फ्लो पे डिपेंड करता है। मल्टीपल आईआरआर की सिचुएशन हो जाती है, नो आईआरआर की सिचुएशन हो जाती है, नेगेटिव आईआरआर की सिचुएशन हो जाती है। क्लियर? व्हेन अ प्रोजेक्ट है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन साइन ऑफ कैश फ्लो की जो सीक्वेंस सीरीज जब यूनिक हो तब ऐसी घटनाएं होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा आईआरआर हमें प्रॉपरली यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो यहाँ अपन ने इसके मीनिंग डिस्कस किया, इसकी वर्किंग डिस्कस करी, इसका फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर देखा कि भैया वो रेट जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर होती है वो आईआरआर है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अपन ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। अच्छी कैलकुलेशन है, मज़ा आएगा, थोड़ी सी डिटेल और लंबी वर्किंग हमारी होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।